क्या आपको लगता है ये वाकई ज़रूरी था, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमत लेकर आई है और ये जो तब्दीलियां की गई हैं? हरगिज़ ज़रूरी नहीं था, बल्कि ये बदनीति पर मबनी है। क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो बना था उसमें उन्होंने कमेटी जो फॉर्म की थी उसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज थे। उसमें चौथे शख्स को लाने का कोई जवाब नहीं था, और फिर उस शख्स को जो कि सीनियर भी ना हो बल्कि एक चीफ जस्टिस की मर्जी से किसी को भी उठा के शामिल कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। ये बदनीयती पे मबनी है, इसकी ना कोई ज़रूरत थी। क्योंकि ये ऑर्डिनेंस उस सूरत में लाए जाते हैं जब पार्लियामेंट बुलाई ना जा सके या पार्लियामेंट का इजलास काफ़ी अरसे पहले से जो है प्रोरोग हो गया हो। इस वक्त कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हो सकता पार्लियामेंट का इजलास 2 हफ्ते में हो जाए। इस वक्त कौन सी ऐसी क़यामत आई हुई थी कि उन्होंने जल्दी से इसको फिल फॉर अमेंड करके और उसमें जो बैलेंस था इस कमेटी का उसको अपसेट किया है। इसके पीछे पर्सन स्पेसिफिक है। इसका मतलब यह है कि काजी फाइज साहब को ज़्यादा ऑप्शन देने की कोशिश की, और जो सीनियर मोस्ट दोनों जजेस हैं उनके बराबर रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है। इसलिए ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये मेलाफाइडे है, और ये बिल्कुल गैर आईनी किस्म की लेजिस्लेशन है। लेकिन अहमद खान साहब, इसमें अब काजी फाइज ईसा का तो कम ही वक्त बचा है, तो इससे ज्यादा फायदा फिर आने वाले चीफ जस्टिस को नहीं होगा? नहीं, देखिए बात ये नहीं ना उनको ही जरूरत है। मैं समझता हूं ना आने वाले को इसकी जरूरत है ना जाने वाले को जरूरत है। अच्छा। क्योंकि जो पहले एक चीज तय हो चुकी थी एक्ट के तहत, उसमें 3 रुकनी कमेटी थी, चीफ प्लस 2 सीनियर मोस्ट। तो ठीक था, इसको जैसे जो भी चीफ जस्टिस बनेगा उसके साथ 2 सीनियर मोस्ट जज का मौजूदगी होगी। ये तीसरे शख्स को बीच में लाने की कोई जवाब नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी या इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक चीज जिस पे हुकूमत जोर दे रही है वो ये कि जो केस पहले आएगा उसको पहले सुना जाएगा, और उसके हवाले से उन्होंने 63A का भी जो केस है उसका भी हवाला दिया। वो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये नजरसानी के जो केसेस हैं उनके हवाले से क्या इसका कोई फायदा होगा आपके ख्याल में? मैं समझता हूं कि ये पार्लियामेंट का काम ही नहीं है। ये जुडिशरी के अंदरूनी मामलात में इस तरह से मुदाखलत करना पार्लियामेंट का काम नहीं है। क्योंकि जो आइन है उस पर बुनियादी तौर पर जो उसके बुनियादी फीचर्स हैं उनमें से एक फीचर जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स है। इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले में कहा हुआ है, और ये सारी दुनिया में ये मानी हुई चीज़ है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है एडमिनिस्ट्रेशन, मुकर्रना और अदलिया। इसलिए हम दोनों के अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये चीज़, इस किस्म का ऑर्डिनेंस लाना जो है ये वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी जो मामलात है, जो इंटरनल रूल्स हैं उनके साथ गैर आइनी और गैर कानूनी मुदाखलत है। ठीक है। और ये जो दूसरी अहम डेवलपमेंट हुई है, स्पीकर के इलेक्शन कमीशन के खत के को उनको जो खत लिखा उन्होंने, उसके बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने खुद ही नई पोजीशन जारी कर दी है। आपके ख्याल में ये कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के पास ये मैंडेट है कि वो इस तरह से नई पार्टी पोजीशंस जो है वो जारी कर सकता है? हरगिज नहीं। ये स्पीकर का मेलाफाइडे एक्ट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसके लिए स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है इलेक्शन कमीशन को वो सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई की जजमेंट के बरखिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई की जजमेंट ने जो उसमें डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन को, उसको वॉलेट करने का इन्होंने कहा है। मेरे नज़दीक ये आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल होना चाहिए स्पीकर का। वो उसने बहुत बड़ी गद्दारी की है आइन के साथ, ये कहकर के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नजरअंदाज करो, मैं जो कहता हूं मेरी बात मानो।
लेकिन अब आपके ख्याल में क्या इलेक्शन कमीशन के पास एक अब जवाब नहीं आ जाएगा, क्योंकि जिस सेपरेशन ऑफ पावर की बात आप कर रहे हैं उसी सेपरेशन ऑफ पावर को जवाब बनाकर स्पीकर ये भी तो कह सकते हैं कि असेंबली के मामलात के अंदर अदालत जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती। देखिए ना, वही तो मुदाखलत नहीं है, ये मुदाखलत असेंबली की है अदलिया के मामले में, क्योंकि अदलिया का पहले ऑर्डर पास हो चुका था 12 जुलाई को। जो लेजिस्लेशन लाए हैं वो तो बाद में लेके आए हैं, तो लिहाजा जो पहले ऑर्डर पास हो जाता है वही फील्ड में होता है। बाद में अगर कोई एक्ट पास किया जाता है उसका एतराफ़ जो है उसके बाद में होने वाले इवेंट्स पर होगा, पिछले इवेंट्स पे नहीं हो सकता। इसलिए स्पीकर ने जो भी इस किस्म का खत लिखा है, ऑर्डर पास किया है, वो खास तौर पर एक तौहीन अदालत के मुतरादिफ है और दूसरा ये है कि हर तरह से आइन की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, अब ये तो जो आर्टिकल 6 की आपने बात की, ये तो बड़ी संजीदा बात है। इसमें आप क्यों समझते हैं कि मामला सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे नहीं रुकता बल्कि आर्टिकल 6 तक जो है वो जाता है? मैं समझता हूं बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि स्पीकर ने कोशिश की है आइन की सारी जो बैलेंस है आइन के अंदर, सेपरेशन ऑफ पावर्स की वजह से, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की वजह से, और आर्टिकल 190 में कहा गया कि सारे अदारे इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करने का, उसको भी वॉयलेट कर दिया। 190 के आर्टिकल को भी इन्होंने वॉयलेट कर लिया। तो लिहाजा मेरे नज़दीक तो बड़ा वाज़ेह सूरत हाल है कि ये सारा गैर आइनी अमल है और आइन को सबवर्ट करने की कोशिश की गई है, जो कि एक हाई ट्रीजन बनता है आर्टिकल 6 के तहत। अच्छा, और ये जो सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स ने खतूत लिखे हैं, अब उनमें तो 3 सूबाई असम्बलियों के स्पीकर भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली, उनके स्पीकर का और मौक़िफ़ है, इनकी क्या हैसियत आप देखते हैं? ये जो खतूत लिखे गए हैं इलेक्शन कमीशन को। देखिए, बात यह है कि अगर तो आइन के दायरे में रहते हुए आप कोई खत लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं, उसके दायरे से बाहर होते हुए किसी को कोई किसी किस्म के इख्तियार नहीं है कि वो खत लिखे या कोई ऐसा एक्ट करे जो कि आइन के वाज़ेह असूलों के खिलाफ हो। ठीक है, राइट। और इसमें हामिद खान साहब ये भी फरमाइएगा कि क्या कानून इस हवाले से वाज़ेह है कि अगर एक तरफ एक अदालती फैसला हो और दूसरी तरफ कोई असेंबली का पास हुआ कानून हो, जिस तरह से ये इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल जो है वो पास हुआ था, और अगर इलेक्शन कमीशन के पास ये दोनों चीज़ें जाती हैं, एक तरफ अदालत का ऑर्डर है, दूसरी तरफ जो है वो ये पास हुआ कोई कानून है, तो फिर इलेक्शन कमीशन को किसको फौकियत देनी है? उसको आर्टिकल 190 के तहत, जो कि आइन की एक शिक है, आइन जो है वो कवानीन से बदतर होता है, ऊपर होता है। अगर आइन वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करना है तो फिर वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। आम कानून के ज़रिए आप आइन की शिक को वॉयलेट नहीं कर सकते। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने भी कोई इबाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा था कि शायद इलेक्शन कमीशन के पास फिर अब एक रास्ता मिल गया है कि वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर रहनुमाई लें या सुप्रीम कोर्ट से हिदायत के लिए कहें। जी नहीं, हरगिज़ नहीं। अव्वल तो ज़रूरत कोई नहीं, बड़ा वाज़ेह आइन बड़ा वाज़ेह है और इलेक्शन कमीशन को आइन पढ़ना चाहिए। उसके पास काफ़ी तादाद में एक लीगल टीम है, वो पढ़ के उसको समझा सकती है। असल मसला तो ये उसकी बदनीयत ही है इलेक्शन कमीशन की, जो इतने अरसे से इस फैसले के ऊपर बैठे हुए हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे।